अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान आप प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। हमारा मुल्क आफत ज़दा करार पाया जा चुका है। बलूचिस्तान और मुल्क के जो दीगर सूबे हैं सैलाब ज़दा हैं और सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट इस वक्त है। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख वो अफराद हैं जो बराह रास्त सैलाब से मुतासर हुए हैं। NDMA की जानिब से ये बात, इससे ये नंबर बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक जो NDMA की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये फिगर बताया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं उसमें 75 अफराद जाम बहक हुए हैं। सैलाब और बारिशों से जो जाम बहक अफराद की तादाद है वो तकरीबन 1136 तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा बेतहाशा घर, जानवर मुतासर इससे हुए हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फवाद, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर भी आप मौजूद हैं आप सेफ रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोटरी बैराज पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन क्या है, बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है? बहुत शुक्रिया नबिया। देखिए, 2 तरह के मामला हैं यहाँ पर। सिंध के अंदर जो सैलाब है इसे हम बारानी सैलाब का नाम देंगे। ये सैलाब अभी तक दरिया के स्पिल आउट होने की वजह से या किसी जगह से बचाव बंद टूटने की वजह से नहीं है। ये सैलाब इसलिए है कि सिंध के जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ आमतौर पर जो है वो 20 से 30 मिलीमीटर बारिश पूरे साल में होती है। लेकिन हमने देखा कि तकरीबन नौशेरा फिरोज जहाँ की तरफ हमारा रुख है और हम 1-1.5 घंटे बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम कोटरी बैराज पर मौजूद हैं जहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है और इससे पहले सखर बैराज और गुड्डू बैराज के ऊपर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। तो माजी में हमने देखा है कि अगर 2010 का सैलाब देखें आज से 12 साल पहले, तो 2010 का सैलाब ये था कि बचाव बंद मुख्तलिफ जगह से टूट गया था और कच्चे के इलाके के अंदर दरिया के पानी ने तबाही मचा दी थी। लेकिन इस दफा जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से 1 घंटे के फासले पे नौशेरा फिरोज है जिस जानिब हमारा रुख है, वहां पर जो है वो एक रात के अंदर 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है। 1000 मिलीमीटर बारिश का मतलब यह है कि कोई भी चीज जो है वो सफा हस्ती से बिल्कुल उस तरीके से मिट जाए कि जैसे उसका वजूद नहीं था। हमारे पास जो इतलात है, जो हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे नुमाइंदे मौजूद थे कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टंडोलायार से लेके मीर बुखार तक और थर से कुछ पहले और उसके बाद जो है वो सांगर तक और उसके बाद दादू कह लें या फिर सखर कह लें, किसी भी इलाके का सिंध का नाम ले लें, हजारों एकड़ अराजी बल्कि लाखों एकड़ अराजी के ऊपर खड़ी फसलें जो कपास की फसल थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लोगों के कच्चे हों या पक्के मकान हों। अगर किसी ने ये शक रखा था कि मेरा मकान पक्का है और वो इस बारिश के अंदर बच जाएगा, तो उसका ये शक भी जो है वो इस बारिश और तूफान के बाद दूर हो गया। तो सिंध के अंदर जो तबाही है वो जो है वो शदीद बारिशों से और बारानी सैलाब से है कि जिसके रेले छोटे छोटे नदी नालों के और पहाड़ों से उतरने वाले पानी के जमा हुए हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान की बात करें, हमारे नुमाइंदे जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है उथल के मकाम पे। वहां पर भी जो पहाड़ों से आने वाले सैलाब ने, पहाड़ों से आने वाले रेले ने जो है तबाही मचाई है। लेकिन पंजाब में राजनपुर का मामला हो या KPK का मामला हो, वो निस्बतन मुख्तलिफ है कि वहां पर जो है वो दरिया के जरिए सैलाब आया है। वहां पर जो है वो KPK के अंदर नदी और नाले जो है वो बिफर गए हैं। यहाँ पर इस वक्त कोटरी बैराज में जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तकरीबन पानी का अखराज जो है वो तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक है। इससे पहले सखर बैराज के ऊपर तकरीबन 5 से 6 लाख पानी का 5 से 6 लाख क्यूसेक पानी का अखराज है। तो ये सारी सूरत इस वक्त सिंध में जो लोगों के सर पे लटकती एक तलवार है वो ये कि खुदा न खास्ता किसी जगह से ये बंद टूट जाता है। ये जो बैराज है इसके आसपास किसी इलाके से बंद टूट जाता है या पानी के बहाव की वजह से, पानी के रेले की वजह से तोड़ना पड़ता है, तो फिर नुकसान के ऊपर एक और नुकसान होगा। इस वक्त तो लोग अपनी फसलें तबाह कर बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का आने वाले दिनों के अंदर एक खतरा पैदा होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्याज की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। टमाटर की फसल तबाह हो चुकी है, टमाटर जो है वो 400-450 रुपए किलो मिल रहा है। इसी तरीके से इन इलाकों के अंदर इस वक्त कपास लगी हुई थी और अब से 25-30 दिन बाद जो है वो जमीन को तैयार किया जा रहा था कि यहाँ पर गंदम की बुआई हो सके। लेकिन जो सूरत हाल हमने देखी कि पानी अब भी 2-3 फीट खड़ा है, इसका मतलब यह है कि गंदम की बुआई जिसको 15 अक्टूबर से लेकर जो है वो शुरू होना था पूरे सीजन को, वो भी शायद शुरू ना हो पाए। तो यहाँ पर लोग परेशान हैं कि उनका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा। लोग परेशान हैं, सड़कों के किनारे खैम वजन है, उनको जो है हुकूमत इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर है कि तमाम जगहों पर इमदाद उस तरीके से पहुंच नहीं पाती कि लोग ये कह सकें कि हमें जो है वो। अच्छा फवाद, ये मुझे बताएगा जो 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इस हवाले से लोगों को यहाँ से पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया है, इंतजामात किस तरह से आप देख रहे हैं?
देखें जी, गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में गए। उन्होंने मुख्तलिफ जो बंद है जहाँ पे टूटने का या बंद ब्रीच होने का या बंद से रसाव का खतरा है, उन इलाकों का दौरा किया। सक्खर बैराज की अगर हम बात करें, यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर है। सक्खर बैराज की उम्र जो थी 50 साल जो है वो उसको आप कह लें कि उसकी वारंटी कह लें या उसकी लाइफ स्पैन था, और अब जो है वो उसको 90 साल गुजर गए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि बैराज अपनी उम्र पूरी कर चुका है और वहां पर एक जमाने में 15 लाख 12 लाख क्यूसेक का पानी का रेला भी गुजरा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 6-7 लाख क्यूसेक या 5 लाख क्यूसेक के ऊपर भी वहां पर जो है वो शदीद सैलाबी सूरत हाल है। तो दरियाओं की गुंजाइश कम हो चुकी है, क्योंकि हम सफाई नहीं करते, हर साल इसकी मेंटेनेंस नहीं होती, ये इसकी पुश्ते जो है उनको महफूज बनाने का, उनको मजबूत बनाने का काम नहीं होता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर 3-3.5 लाख क्यूसेक पानी के जिसको मामूल के मुताबिक गुजर जाना चाहिए था, उस सूरत हाल के अंदर भी इसको जो है वो हंगामी सूरत हाल करार दिया है। हमने गुज़िश्ता रात देखा कि खैरपुर नातन शाह का जो इलाका है जहाँ से दरिया गुजरता है, इस जगह कोटरी बैराज और सक्खर बैराज के दरमियान का रास्ता है। वहां पर जब रात को इमरजेंसी सूरत हाल थी, जो ही शहर को खाली करने के अहकाम दे दिए गए थे, यानी कि दरिया के साथ जो शहर है उनको खाली करने के अहकाम दे दिए गए थे कि पानी का अगर मजीद दबाव बढ़ता है, जिस तरीके से तरबेला से अखराज होता है या पाकिस्तान के शुमाली और इलाका जात से पानी का मजीद बड़ा रेला आता है, तो यहाँ पर तबाही फैल सकती है। तो यहाँ पर हम अगर लोगों फवाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि टाइम भी कम है मेरे पास, लेकिन मुझे जो रिलीफ के काम यहाँ पर हो रहे हैं, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, इमदादी सरगर्मियां, उस हवाले से प्लीज बताइएगा ब्रीफली। अब बैरूनी ममालिक की जानिब से भी एड पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, हमारे अपने मुल्क में भी एड पहुंचाई जा रही है, बहुत सारा सोशल वर्क भी हो रहा है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। तो मुतासरीन तक पहुंच रहा है, किन मजीद अशिया की या जरूरियाती जिंदगी की जरूरत है यहाँ पर सैलाब मुतासरीन को? देखें जी, जब हम कराची से निकले थे तो कराची से लेकर जामशोरो हैदराबाद और आगे तमाम इलाके के अंदर और हमारे नुमाइंदगान ने जो अब तक हम तक बात पहुंचाई, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ अजला जो है उनकी अपनी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं कि जहाँ पर लोग इमदाद अपनी दे भी रहे हैं और जहाँ से जो है इमदाद भेजने का सिलसिला भी हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि सिंध में जिस बड़े पैमाने के ऊपर तबाही है, मतलब कोई भी ऐसा जिला नहीं है कि जिसको आफतज़दा करार ना दिया हो, कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि जहाँ पर फसल जो है वो बच सकी हो। किसी इंफरादी किसी आदमी ने अपनी फसल को किस तरीके से बचा लिया तो अलग बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर जो है सूबे के दूसरी हदूद तक, मीरपुर खास तक, कहीं पर भी ऐसा नहीं है सर तक के लोगों की फसल जो है वो बरकरार हो। लोगों के घर तबाह हो गए, लोग सड़कों के किनारे आ गए, हाईवे के किनारे आ गए, और इतने बड़ी तबाही के बाद जो है वो इमदाद पहुंचाना या लोगों को जो है वो रेस्क्यू करना उतना आसान नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ जो वो इदारे, मुख्तलिफ खैराती इदारे, मुख्तलिफ NGOs यहाँ पर काम तो कर रही हैं, लोगों को इमदाद पहुँचाने की, टेंट पहुँचाने की काम कर रही है कि लोग किसी तरीके से अगर अपने घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि जमीन दलदली हो चुकी है, जमीन में पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, 1-2 फीट पानी खड़ा हुआ है, तो लोग जो है वो कुछ अरसे सड़क के किनारे बसर कर सके। लेकिन ये नाकाफी इंतजाम है। असल जो काम शुरू होना है जिसके लिए लोगों से इमदाद की अपील की जा सकती है वो रिहेबिलिटेशन वर्क है। जाहिर है कि अल्टीमेटली लोगों ने अपने घरों को जाना है, अल्टीमेटली लोगों ने उस जमीन के ऊपर जाना है कि जहाँ से उन्होंने अगली फसल को उगाना है। अब 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, कपास की फसल तबाह होने के बाद गंदम की फसल लग पाए न लग पाए, ये तो एक सवालिया निशान है। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता तखमीना लगने के बाद पता लगेगा। लेकिन लोगों ने अल्टीमेटली आखिरकार अपने घरों को जाना है और असल काम वहीं से शुरू होगा कि अगली फसल के लिए लोगों को आसान कर दे दिए जा सके, अगली फसल के लिए लोगों को बीज फराहम किया जा सके, जमीन ठीक करने के लिए अगर सिर्फ सिंध की बात करें तो लोगों को जमीन ठीक करने के लिए जो है वो ऐसी इमदाद दी जा सके कि वो अपनी जमीन को दोबारा काबिल काश्त बनाए। तो असल करने का काम वो है, ये जो अभी इस वक्त काम हो रहा है। सैलाब आपने बताया जो सारा नुकसान हुआ, जो फसलों का नुकसान हुआ, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये हमारे वाले भी वक्त में भी देखेंगे कि कितना बड़ा हमने नुकसान हमारा हुआ है। अब मुझे बताइएगा कि सैलाब एक चैलेंज और उसके बाद सैलाब से जो फूटने वाली जो वबाई अमराज हैं वो एक जानिब, किसी तरह के मेडिकल कैंप्स का यहाँ पर इंतजाम किया गया है? देखिए जी, जितनी बड़े पैमाने पे तबाही है उतने बड़े पैमाने पर तो किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है, ना रिलीफ का इंतजाम है, ना रेस्क्यू का इंतजाम है, ना रिहेबिलिटेशन का इंतजाम है। हाँ, ये जरूर है कि खाना पूरी के लिए कुछ जगहों पर मुख्तलिफ जो है वो कैंप लगे हुए हैं,
सिंध हुकूमत के पास भी कुछ मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं कि जो फील्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन जितना बड़े पैमाने पर तबाही है उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिलीफ का या मेडिकल कैंप्स का नजर नहीं आ रहा। अगर वबाई अमराज की बात करें तो जाहिर है कि हैजे से लेके टाइफाइड तक तमाम ही वाटर बॉर्न डिजीजेज जो है जो पानी के जरिए फैलती हैं, उनके फैलने का खतरा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पानी खड़े हुए अब तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ते के अंदर धूप पड़ने के बाद पानी के अंदर ताफुन पैदा हो गया है। न सिर्फ ताफुन पैदा हो गया बल्कि उसका रंग जो है वो सब्जा माइल हो चुका है, और जिसको जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इतना आलूदा पानी है कि जिसके अंदर इंसान का गुजरना, खड़ा होना या उसके बराबर में रहना मुश्किल है। तो जाहिर है कि उस तरीके के इकदाम नहीं है कि जिसकी एक तवक्कुल की जा सकती है, या जो लोग जिसके जो वो हकदार हैं इतने बड़े हैवी टैक्सेस के बाद और इस रियासत पाकिस्तान में जो माँ की जैसी एक रियासत है, इस माँ का जो करने का काम है, जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी और कोताही तो नजर आ रही है, लेकिन बहरहाल अपनी जगह कैंप भी मौजूद है और कुछ ना कुछ जो है वो हम महसूस कर रहे हैं कि रिलीफ का काम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जाहिर है कि गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है और गुंजाइश हमेशा बहुत ज्यादा होती है। ठीक, थैंक यू सो मच फवाद अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, न्यू टेलीविजन की हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो भी फील्ड में मौजूद हैं। अपना बहुत सारा आप तमाम लोग ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आपने हमें अपडेट किया कोटरी बिराज से, वहाँ की सूरत हाल आपने हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज हमवतनों, इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का आपने ये पैगाम भी सुना, वीडियो पैगाम भी सुना। हैट्स ऑफ टू ये सर, आपको, आपकी टीम को, एप्सप एंड पामी जिनकी कोलैबोरेशन की वजह से मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें हर शख्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस वक्त आप ये मत सोचें कि कोई भी रकम छोटी या बड़ी साबित हो सकती है, अपनी हैसियत के मुताबिक हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मिशन एसआर का हम हिस्सा बन सकते हैं और जितना हो सके आप भी इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए एप्सप और पामी की जानिब से मुल्की सतह पर इमदादी मिशन का आगाज कर दिया गया और इस आफत की घड़ी में ऑब्वियसली हमें हमारे हमवतनों को इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है। उनको इमदाद पहुंचाने के लिए एप्सप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन के साथ मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 मिलियन जमा करवा दिया गया। आप सबसे भी गुजारिश है कि इस इमदादी मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रजा कराना खिदमात के लिए हमारी टीम का हिस्सा आप बने। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद सबूर सेठी साहब, सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी एप्सप पाकिस्तान, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहबाज रियाज जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी पामी। डॉक्टर शहबाज रियाज साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को, हमारे नाजरीन को मिशन एसआर के हवाले से बताइएगा और मुतासरीन को इस वक्त फौरी तौर पर किन अशिया की ज़रूरत है।
जी डॉक्टर शहबाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मिशन एसआर क्या है और मुतासरीन की इस वक्त फौरी जरूरियात क्या हैं? जी आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ी सी। अभी चले, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मोहम्मद सबूर सेठी साहब की जानिब बढ़ती हूँ। सेठी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सैलाब की तबाही कितनी बड़ी है जिसका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं? जो नंबर सामने आ रहे हैं, 3 करोड़ 3 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। जी शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में लेने का। जी बिल्कुल, हमारा मुल्क इस वक्त तकरीबन 30% जो है वो सैलाब की जद में है, और ये बहुत एक नागहानी है जिससे कि तमाम मुल्क और उसके हमारे वतन से सफ़र कर रहे हैं। हमारा जो इस वक्त केपी के हवाले से काफ़ी डैमेज हुआ है, ख़ासतौर पे स्वात, चित्राल, परदीर और हमारा नौशहरे के आसपास पेशावर के जो हमारे मज़ाफ़ात हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। ये अभी हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके मुताबिक तकरीबन 5 लाख क्यूसेक वाट जो है पानी हमारे इसमें केपी में सिर्फ उसने तबाही मचाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत रोड्स वगैरह काफ़ी डैमेज हुई है, और सबसे बड़ी जो हमारे लिए तबाहकारी जो है ये हमारा लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारी काफ़ी डिपेंडेंसी इस पे, और आई होप कि इससे हम ओवरकम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह कि इस वक्त हालात काफ़ी नाजुक हैं और इस पे सीरियस तवज्जो दी जा भी रही है और देनी भी चाहिए। सर, थोड़ा सा हमें मिशन एसआर से मुतालिक बताइएगा, किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आम शख्स, किस तरह से इसका हिस्सा बन सकता है, मुतासरीन की फौरी ज़रूरियात क्या हैं, आप क्या समझते हैं? पहले तो मैं चौधरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि ये अफसर के चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इससे पहले तमाम यूनिवर्सिटियाँ और यूथ जो है वो अपने उस पर कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको चैनलाइज किया। तो ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हमें एक डायरेक्शन कलेक्टिवली इस पर अब हम वो सब काम कर रहे हैं मिलके। इसमें जो आपने पूछा ज़रूरत किस चीज़ के, मेरे ख्याल में सबसे पहले और अहम चीज़ वो है हमारी हेल्थ सर्विसेज। उनको थोड़ा सा हमें ज़्यादा सीरियस फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आगे तक चल सकते हैं। इमीडिएट जो है वो तो ज़ाहिर खुराक का पहुंचाना और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा मीडियम टर्म और मे भी सम लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। घरों का वापस उनको रिकवर करना, और जो बिजनेसेस हैं ऑब्वियसली वो भी काफ़ी सफ़र हुए हैं मुख्तलिफ हर लेवल पे। तो ये सब एक कलेक्टिव एफर्ट होगी, लेकिन इस वक्त मेरे नज़दीक जो है वो हेल्थ सर्विसेज उसको ज़रा फोकस इमीडिएट करना चाहिए। इसकी एक नेशनल लेवल पे तो आई थिंक इसकी ज़रूरत है। बाकी ये अपना मिशन ईसार, ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक अफसर का इनिशिएटिव जो कि आइडिया भी चौधरी साहब का था, चेयरमैन साहब का था, और उन्होंने तमाम अश्योर किया कि तमाम चैप्टर्स जितने भी पाकिस्तान में हैं तमाम सूबों के वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें, और उन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्शन दी। इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने एक चीज़ कह दी, नो, दे क्लोजली फॉलोइंग इट अप, और उसको वो अश्योर कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, जिसमें कि तमाम मेंबर हजरात, तमाम प्रेसिडेंट्स जो हैं हर चैप्टर के, उसमें बहुत एक्टिवली और विलिंगली जेन्युइनली इन्वॉल्व हैं। वो खुद भी अपने तौर पे कर रहे थे भी, और लेकिन ज़रा अच्छी डायरेक्शन मिल गई उनको और सपोर्ट मिल गई। ठीक, डॉक्टर शहबाज रियाज साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद की तरसील के लिए पामी के नेटवर्क कितने वसी हैं? थैंक यू वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह पामी के चैप्टर्स हैं तमाम प्रोविंसेस में। पामी, एज यू नो, इट्स एब्रिविएशन ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, और हमारे पास हर कॉलेज में मोर देन 150 कॉलेजेस हैं
जिसमें कि मोर देन 700 स्टूडेंट्स एवरेज हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में, एंड ऑल ऑफ देम आर वॉलंटियर्स। बहुत सारे हम डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं। हमारे पूरी टीम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, फिर हर प्रोविंस में हमारा एक चैप्टर है, तो हर चैप्टर के लेवल पे काम हो रहा है। और जितनी भी कलेक्शंस होती हैं उसकी प्रॉपर ऑडिट होता है, और हमारे अपने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे वॉलंटियर जाते हैं, खुद पर्सनली भी जाते हैं। हम घर भी बना के दे रहे हैं, हम टेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड भी, आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ, और जितनी भी रिहेबिलिटेशन है वी आर वर्किंग इन। ठीक, अच्छा सर, हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो कि चूंकि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, वहाँ से हमें वहाँ का फैक्ट्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। डू यू थिंक कि इस वक्त एक जानिब तो सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करना, उन तक खाना पहुँचाना, इमदाद करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल कैंप्स का होना जिसके ऊपर किसी की तवज्जो अभी नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्नेक्स बाइट का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर जो वबाई अमराज अब फूटना शुरू हो गए हैं, उस हवाले से भी डू यू थिंक ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए? जी डेफिनेटली मैडम, हमारे जो मेडिकल कैंप्स हैं पामी के लेवल पे सिमल्टेनियसली साथ चल रहे हैं। ठीक जी, ये हमारी पूरी टीम्स बनती हैं, और जितने भी सैलाब से मुतल्लिका जितनी भी डिजीजेस हैं वी आर एड्रेसिंग दैट। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, रिलीफ फंड में जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जो मिशन एसआर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किस सूरत में किस किस्म का अतिया दिया जा सकता है जो कि ज्यादा से ज्यादा सैलाब मुतासरीन के काम आ सके? देखिए मैडम, जो सैलाब मुतासरीन है, इससे ज्यादा डेविस्टेटिंग आफत पाकिस्तान में नहीं आई। This was आप अगर देखें, आपके पास फोटोग्राफ्स आई भी होंगी, आपके पास मूवी आई भी होगी। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है ज़कात का, सदके का, खैरात का पाकिस्तानियों के लिए मौका नहीं है। तो आपसे जितने भी हमारे मुखय्यर हजरात हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इन एनी फॉर्म हमने पामी के अकाउंट्स भी दिए हुए हैं, पामी की हर एक चीज हमने दी हुई, और हमारे खुद बंदे भी रीच आउट कर रहे हैं जगह जगह। तो इसमें दिल खोल के हथियार दें इन एनी फॉर्म, इन क्लोथिंग, इन मेडिसिन, इन कैश की सूरत में, ऑनलाइन ट्रांसफर की सूरत में, लेकिन मतलब whichever way they want to contribute। ठीक, मोहम्मद सबूर सिटी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, एक रफ एस्टीमेट भी लगाया होगा ऑब्वियसली कि जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए कितने फंड्स दरकार होंगे? इसका कोई तखमीना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा एग्जैक्टली कि कितना, लेकिन इसका जो आई थिंक कि इसको हम अच्छे तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हर चीज़ फंड्स के साथ नहीं होती, कुछ उसमें मैनेजमेंट का रोल भी होता है। मेरी तो जो सजेशन ये है कि इस वक्त जो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो अगर अपना हिस्सा डालती रहे इसी तरह जिस तरह के कर रही हैं और हिम्मत ना हारें, तो इससे निकलना मुश्किल नहीं है। सबसे जो अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है वो ये कि जो मैं अपनी छोटी सी यूनिवर्सिटी के हवाले से या अपने इदारे के हवाले से या पेशावर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से जितना शौक़ से और दिल से हमारे यूथ और स्टाफ, फैकल्टी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी कर रहा है, और इसको इसमें इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से इससे हम इस मुश्किल से गुजर भी जाएंगे। ठीक है, सेठी साहब, आपसे से मैं जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, इमरजेंसी है अभी, लेकिन इसके बाद आप बहाली के लिए कौन से जो बड़े इकदाम हैं, इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, वो क्या प्लानिंग है, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? इस वक्त तो एक ब्रॉडली जो प्लान किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हेल्थ के हवाले से यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने एक तो इमीडिएट जो की ज़रूरत भी है उस पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है।
दूसरे लेवल पे जो अगेन जो हम सब का एक सर्वाइवल होता है, हर फैमिली का, हर घर का, दैट इज रिटर्न टू द बिजनेसेस, जो आपका रोजगार है उस पे आप मामूल के मुताबिक आ जाए। आई थिंक दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी। और तीसरे नंबर पे फिर घरों को वापस वो करना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के, तो उस पर फिर काम होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, जो जैसे मैंने पहले कहा, हमारी डिपेंडेंसी इस मुल्क की काफ़ी एग्रीकल्चर पे है और इसने काफ़ी नुकसान दिया उसको। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने भी और हमारे जो तालीमी इदारे हैं अब सब भी इस पे कोई एक रिसर्च के कुछ सेल्स बनाकर और इस पे भी काम शुरू करेगी, जिसमें कि ये मालूम करना कि हमें इस वक्त ज़रूरत क्या है, क्योंकि हादसा बहुत सडन हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी इसको डिटेल्ड वर्किंग विल टेक सम टाइम, मेरे ख्याल में मे बी couple of weeks or maybe a month or so, जिसमें कि थोड़ी सी एक पिक्चर क्लैरिटी के साथ आ जाए, डैमेजेस का तखमीना हो जाए कि किस किस एरिया में कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद ही ये चीज़ें होंगी। तो ये इस पे थोड़ी सी हमें ग्राउंड वर्क और डेटा की ज़रूरत होगी, जिसको कि अभी कलेक्ट किया जा रहा है और हालात देखे जा रहे हैं। ठीक सर, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए आप अतियात की फराहमी को कैसे यकीनी बनाएंगे? ख़ास तौर पर जो नकद अतियात हैं उसके हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी आपसे। जी, सबसे आसान चीज़ तो ये होता है कि जो भी आपके फंड्स जो भी डोनर से रिसीव किए हैं या देने वाले हैं, उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कि कैसे दिए गए, और आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो उसको भी यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी, जैसे आपने कहा एग्जैक्टली दैट, अगर उसी को श्योर किया जाए कि सही जगह पर दिए गए हैं और उसका रिकॉर्ड है और वो ट्रेस किया जा सकता है रैंडमली, तो उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ कर्टेल की जाती है। कोशिश इसको मिनिमाइज करने की हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुश्किल। ठीक। डॉक्टर शहबाज, कल भी हमारी आपकी टीम से बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, सो दे टोल्ड अस के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जज्बात इस वक्त दीदनी है, खासकर वो जो कि बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो रहे हैं। वो बच्चे फील्ड में जा रहे हैं और पूरे जज्बे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं इस पर भी आपका ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी। एज आई सेड मैडम के हमारे नेटवर्क, हमारे पास जैसे फेडरल एरिया है, इसमें बलूचिस्तान से बहुत सारे बच्चे होते हैं, राजनपुर से हैं, जहाँ जहाँ पे अफेक्टेड एरिया वो सारे कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, और बच्चे खुद टीम को लीड कर रहे हैं। हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अलॉन्ग विद अवर फैकल्टी मेंबर्स वो खुद लीड कर रहे हैं उन्हें। ठीक। डॉक्टर शहबाज, देखने वालों को आप क्या इस वक्त पैगाम देना चाहेंगे? विशर एहसान फ्लड रिलीफ फंड का हिस्सा किस तरीके से बना जा सकता है? मैडम, एज आई सेड कि दिस इज प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट कट टू जन्नत जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। जो मुखय्यर हज़रात हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता अपने हमवतनों की खिदमत करने का। हमारी पूरी टीम, हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब दिन रात लगे हुए हैं इस काम में। दिन में कम से कम 25-30 कॉलिंग करते हैं मुझे एज ए सेक्रेटरी जनरल, एंड ही गेट्स ऑल द रिपोर्ट्स कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें इसी तरह अगर हर बंदा इस जज्बे से काम करेगा तो आई थिंक वी विल गेट इट ओवर विद। मुझे पूरा यकीन है कि जो अल्लाह की तरफ से एक आफत है वो तो है ही है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमें डील करना चाहिए और कम से कम नुकसान अभी हम करवा सकते हैं। लेकिन जितना अल्लाह माफ करे, जितनी डेविस्टेटिंग सिचुएशन है, जो चीजें हमने देखी है, मुझे रोना आता है इस बात पे कि लोगों की जिंदगियां अपने सामने हमने जाया होती हुई देखी, विच कुड हैव बीन सेव्ड अगर प्रॉपरली गवर्नमेंट सेक्टर पे ये काम किया जाता। आपने देखा होगा कि 5 लोग जो हैं वो बीच में खड़े हुए थे, एंड फॉर 5 आवर्स द गवर्नमेंट ऑफ केपी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर for 5 hours Sirajul Haq was falling. Oh God! But nobody bothered.
तो इस तरह का एटीट्यूड अगर होगा तो ये तो हैवानी एटीट्यूड है। हम तो अल्लाह के डर और खौफ से ये काम कर रहे हैं। हमारी उस तरह बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे आती है। जी ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहबाज रियाज जंजुआ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी पामी। सिटी साहब, आपसे मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी, मैसेज आपसे लेना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर शहबाज रियाज जंजुआ साहब ने भी गुफ्तगू की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, सो आपका जो मैसेज है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में जी ये डेफिनेटली इस वक्त हर चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी जो इस्तेताअत है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, कोई अगर जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फिजिकल प्रेजेंस के साथ, अपने कोई इसके पास जिस तरह के भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, नॉट अगर फाइनेंशियल है दैट इज ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी के पास कोई जगह है, किसी को स्पेयर कर सकता है और वहाँ पे किसी को रख सकता है, तो इसको ये ना सोचा जाए कि जी सिर्फ पैसों से ही मदद होती है। अगर आप किसी तरह की भी कंट्रीब्यूशन किसी हवाले से कर सकते हैं, और प्लीज गो अहेड एंड डू इट। ये वक्त है, इसमें हम सब ने मिलकर इस सबको मुश्किल से निकालना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक साने है जो 5 जवान हमने लूज किए, और सिर्फ एक, तो लेट्स लर्न लेसन, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए और सबक इससे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच मोहम्मद सबूर सिटी साहब, जो सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी एप्सप पाकिस्तान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और आफत की घड़ी है, अपने हम वतनों की मदद करना इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है। मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक डांसरी नियो पाकिस्तान में बहुत ही खास मेहमान से हम आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनकी पहचान भी बहुत खास है। वैसे तो ये बाय प्रोफेशन शी इज अ डॉक्टर हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना MBBS 2007 में कंप्लीट किया। एक कंसल्टेंट क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने एक और जो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है वो ये है कि इन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रखा है, एंड शी इज़ अ डिज़ाइनर नाउ, और RJ स्प्रेडवेयर का आगाज़ किया है और बहुत ही पसंद कर रहे हैं लोग इनके फैशन सेंस को। तो अपनी मुनफरिद पहचान बनाने का सफ़र का इनका आगाज़ हो चुका है। सो डॉक्टर रिदा जवाद इज़ विद अस। डॉक्टर रिदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताएगा, ये डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते फैशन की दुनिया में जो आपने कदम रखा, यहाँ पर आना किस तरीके से हुआ? अस्सलाम वालेकुम नबिहा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बस ऐसा ही है कि ये मुझसे सवाल बेशतर किया गया है। ऐसा था कि इट वाज लाइक पैशन एंड लाइक बहुत शौक था मेरा ये फैशन की तरफ, बट वही बात है कि डॉक्टरी में इतना टाइम जब आप लगा रहे होते हैं सब कुछ, तो इसका टाइम नहीं मिलता। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी लकीली व्हेन आई वेंट टू UK। मैं बरतानिया गई 2019 में, और उस टाइम पर ये था कि मुझे वहाँ पर जाके बड़ा इंटेंसली ये फील हुआ कि हमारी जो ख़वातीन वहाँ पे, देयर इज़ अ बिग पाकिस्तानी कम्युनिटी, दे रियली लाइक द क्लोथ्स एंड उनको शौक भी है, सराहते भी हैं लोग, बट उनको एक्सेस नहीं है हमारी प्रोडक्ट्स की, हमारी पाकिस्तानी जो हमारी ईस्टर्न कोटोर है उसकी। So at that time, luckily I got this opportunity and I joined the British Academy of Fashion Designing and I started studying there as well. And उसके बाद फिर मैंने ये अपना brand open किया, and this is how I entered into this field, and then there was no looking back since then. अच्छा डॉक्टर साहबा, यूजली जब भी मेरी मुलाकात होती है बहुत सारे डॉक्टर से या जो कज़न डॉक्टर्स हैं, तो उनको हम हमेशा बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए देखते हैं, पढ़ाई में देखते हैं, चश्मे लगे होते हैं मोटे मोटे, और फैशन नहीं करती सो आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है और बड़ा अच्छा भी लगे। तो मुझे पता है, जब आप पढ़ रही थी तो आप इंटरेस्ट लेती थी फैशन में, और नए नए डिज़ाइन आपके जहन में आते थे उस वक्त भी, ये टोटली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपने एक नए सफ़र का आगाज़ किया?
थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड नबिया, ऐसा है कि उस वक्त भी शौक था, ऐसा नहीं था कि उस वक्त नहीं था। उस वक्त भी ये होता था कि ज़ाहिर है उस दौरान भी आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, दो वी आर यू नो वेरी मच इन्वॉल्व इन द स्टडीज़ एंड ऑल दैट, वो ज़रा वो ऐसा होता है, लेकिन शौक उस वक्त भी होता था और कोशिश होती थी। लेकिन वही मैं कहूँगी कि टाइम एग्जैक्टली आप समझ लें कि इसको परसू करने का सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं मूव हुई तो उस वक्त जब गई यूके तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड बस सबकी तरफ से सपोर्ट थी कि जस्ट डू इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस। ठीक, तो डॉक्टर साहबा आपके नज़दीक फैशन का क्या तस्वुर है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेसिकली व्हाट माय ब्रांड आरजे स्प्रेट भी डिपिक्ट करता है इसको, और मैं एज अ पर्सन एंड एज अ डिज़ाइनर भी इस चीज़ को हमेशा पोर्ट्रे भी करना चाहती हूँ, मद्देनज़र भी रखना चाहती हूँ कि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है उसके अंदर एक मॉडेस्टी है और इसके साथ एक खूबसूरती। तो आप जो भी फैशन करें, द बेसिक थिंग इज़ दैट यू शुड लुक गुड, जो भी फैशन हो, एंड इट शुड बी मॉडेस्ट। So this is the basic concept that my brand also carries, and मैं इसी को लेके अपनी सारी कलेक्शंस, अपनी सारी जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो इसी को बेस करके मुख्तलिफ तरीके से नए टेक्निक्स के साथ हम इसको ब्लेंड करते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आने वाला साल या क्वार्टर आपके नज़दीक किस कलर का होगा? हर साल एक कलर आ जाता है इन ट्रेंड, सो आप किस कलर को देख रही हैं आने वाले टाइम में? So as the winter season is coming, yes, and we are looking forward कि अब आगे जैसे ही winter आएगा तो अगर आने वाला क्वार्टर की बात कर ली जाए, बिकॉज साल वुड बी मोर ब्रॉडर, तो क्वार्टर में ये है कि जो नेक्स्ट 3 to 4 months और ये विंटर हमारा आएगा उसमें आई थिंक ब्लूज, इंडिगोज एंड लाइलैक्स, ये जो फैमिली है दिस विल बी लाइक मोर इन फॉर द पीपल एंड इट विल बी मोर ट्रेंडी। तो डॉक्टर रिदा, मॉडर्न डिजाइनिंग या फिर विंटेज क्लासिक टच, आपको ज्यादा किस फॉर्मेट पे काम करके ज्यादा खुशी होती है? Actually my fashion core is basically मैं मॉडर्न को ब्लेंड करती हूँ हमारे ईस्टर्न लुक के साथ। तो कट्स मॉडर्न होंगे बट काम हमारा जैसे कि हमारी एम्ब्रॉयडरीज हैं या हमारी जो ट्रेडिशनल कोई मिरर वर्क है और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको मैं ज़रूर मॉडर्निज्म के साथ ब्लेंड करती हूँ। तो आई इंजॉय द फ्यूजन ऑफ बोथ द थिंग्स। सो आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है इन पाकिस्तान, अगर मैं आपसे पूछूं, या आप कहेंगी कि मैं अपनी फेवरेट खुद हूं? नहीं, there are so many people who are doing very good work, yeah, and I would say that there are different designers who are doing good work in different fields. For example, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि particularly into the bridal wear हैं, and they have made good names like Nomi Ansari and HSY. They have done very good work in bridal wear. I've been working in the pret wear. मैं अभी जो सारा काम कर रही हूँ वो सारा ready to wear और pret wear है, but very soon अभी आपके पास हमारे कुछ images भी आए, very soon I'm starting the bridal wear because ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लोगों की नीड भी है, और प्लस आई वांट टू क्रिएट समथिंग जो कि ब्राइडल वेयर में ऐसा हो जो कि आजकल इतना एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ, कि वो हम उस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें कि वो अपनी ख्वाहिश भी पूरी करें, फैशन भी पूरा करें, बट एट अ गुड कॉस्ट, कि मतलब ये ना हो कि उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो, अफोर्डेबिलिटी इशूज ना हो। बिल्कुल। तो वी सून स्टार्टिंग ब्राइडल वेयर एज वेल। मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी ब्राइडल वेयर आप स्टार्ट करें, लोगों के ख्वाबों की ताबीर आप करें, क्योंकि किसी भी खातून की ज़िंदगी का मतलब कपल की ज़िंदगी का ये बड़ा एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो इसमें और वेरिएशन देखने को मिलेगी, तो दैट वुड बी ग्रेट। किस तरह का आप सोच रही हैं कि डिफरेंट एक पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाएंगी इसमें फॉर्मल में? नबिया, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ब्राइडल वेयर अब आपके प्लान्स है कि आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो एक फॉर्मल पैटर्न जो हम ऑलरेडी इन पाकिस्तान देख रहे हैं उससे डिफरेंट आप काम करना चाहेंगे या उसी पैटर्न को आप उसको बेहतर करना चाहेंगे?
इट इज़ डिफरेंट इन अ सेंस के अभी जो मेरी फर्स्ट कलेक्शन लॉन्च हो रही है दैट इज़ ज़रा बहुत उसमें हमारे सारे जो फॉर्मल वेडिंग फॉर्मल्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं एंड उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ है वो यही है कि मैंने जैसे कहा कि दैट इज़ अ कोर ऑफ आवर ब्रांड के हमने कंटेम्प्रेरी को ट्रेडिशनल हमारे ईस्टर्न टच के साथ ब्लेंड किया है तो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा और आई हैव ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट देन व्हाट अदर ब्रांड्स आर डूइंग। डॉक्टर रिदा जवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। और आप मैं बता रही थी अपने प्लान्स के हवाले से भी और किस तरह से वेरिएशन आ सकती है इन क्लॉथिंग इसमें। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और पाकिस्तान के लिए IMF का बड़ा जो रिलीफ है अब उसका ऐलान कर दिया गया है। 2019 के कर्ज के मुआहिदे की तजदीद कर दी गई और आइंदा हफ्ते के हवाले से खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की दो एक साथ फराहम की जाएंगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF प्रोग्राम की बहाली की तस्दीक कर दी है और गिरते हुए पाकिस्तानी रुपए को सहारा इस तरह से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो कितनी खुशाइन खबर है ये इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया नियो पाकिस्तान को। तो रवा हफ्ते 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की रकम मिलने का इम्कान है, किस तरह से देखते हैं ये रिलीफ? देखें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे मुल्क पे जो कर्जे चढ़े हुए हैं बैरून मुल्क के वो तकरीबन 130 अरब डॉलर के हैं और वो हर साल तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर हमने वापस करने। तो अगर आपके पास IMF की स्टैम्प ऑफ अप्रूवल होगी, अगर IMF के साथ आपका प्रोग्राम, तो जब आपके ये कर्जे वापस करने का वक्त आएगा तो उस वक्त आपको नए कर्जे मिलने का इम्कान आपका बेहतर हो जाता है। नंबर 1, सो IMF प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अहम है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप नए कर्जे लेंगे तो उसके ऊपर सूद वगैरह जो है वो ज्यादा होगा अगर पाकिस्तान का पॉलिटिकल रिस्क जो है वो ज्यादा इस वक्त जैसे चल रहा है वो भी ज्यादा हो। सो इन दो मामलात में एक तरफ डॉक्टर सलमान शाह साहब का कुछ टेक्निकल वजूहात की बिनास की वजह से हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम प्रोग्राम में और आपसे मैं दोबारा बात करूंगी इसी हवाले से, IMF के पैकेज के हवाले से। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मतलब फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ब्रेक से पहले डॉक्टर सलमान शाह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। डॉक्टर साहब, IMF पैकेज मंजूर होने के हवाले से हम बात कर रहे थे और साथ ही साथ ब्रेक से पहले आप गलबन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से कमेंट कर रहे थे। मैं चाहूंगी आप अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करें सर। जी, उसमें मैं ये कह रहा था कि एक तरफ तो IMF का प्रोग्राम बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जो हमने रीफाइनेंसिंग अपने कर्जे करने हैं उनके ऊपर जो सूद देना है वो इस वक्त बहुत ऊंचा है और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से वो रेट डॉक्टर सलमान शाह से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एक मरतबा फिर से। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे थे कि मुल्क में इस वक्त कितनी स्टेबिलिटी की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर यू। जी सर, सी तो इसलिए आई थिंक बहुत जरूरी है नंबर 1 कि अब IMF प्रोग्राम को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। नंबर 2, जो क्योंकि हमारे मुल्क में सैलाब इस वक्त बहुत बड़ा
एक क्लैमिटी के तौर पे आया है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब हमें IMF से और बाकी इंटरनेशनल अदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन तमाम के साथ मिलके एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ये जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा इसको हम कैसे अपने प्रोग्राम में एम्बेड करेंगे। सो ये एक्स्ट्रा खर्चा जो है अरबों डॉलर का होगा, हो सकता है 5-6 अरब डॉलर इस पे खर्च आए अगले 2-3 सालों में जी। तो उसको हमें IMF प्रोग्राम के अहदाफ के बाहर रखना पड़ेगा, तो वो हमें अब नेगोशिएट भी करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आई थिंक कि जैसे ही जरा हालात संभलते हैं फ्लड से, तो बड़ा जरूरी होगा कि हम एक इलेक्शन की तरफ जाएं और ये जो एक इंटरिम गवर्नमेंट आए जो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट भी करे और इलेक्शन भी कराए। तो इत्तेहादी हुकूमत कन्विंस अभी नहीं हो पा रही है ना, वो तो इंतखाबात के बारे में अभी नहीं सोच रहे। मेरा आपसे बड़ा एक सादा सा सवाल है कि इस वक्त अगर मुल्की सिचुएशन की बात की जाए, सैलाबी सूरत हाल को हटाकर अगर मैं इस वक्त आपसे सवाल पूछूं कि मुल्क का मुआशी बहरान ज्यादा बड़ा है या फिर सियासी बहरान ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि पहले स्टेबिलिटी कहाँ आने की जरूरत है? दोनों चीजें ऑब्वियसली कनेक्टेड है। जी, आई थिंक कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिक्स है उसका एक ही सलूशन है और वो है कि अवाम अपनी राय दें और उसके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए। क्योंकि अब आपने देखा कि ये IMF प्रोग्राम को करने में भी 3-4 माह इसलिए लगे कि ठीक है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं और IMF पैकेज मंजूर के हवाले से उनसे हम कमेंट ले रहे थे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, एक जो माशी बहरान की इस वक्त कैफियत है ऑब्वियसली, उसके हवाले से कमेंट कर रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान और रूह अफ़ज़ा के किचन में आप लोगों को खुशामदीद। हुमा बना रही हैं मज़े की कोई चीज़ और खुशबू फैली हुई है पूरे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और मैं और अच्छी हो गई हूँ। इतनी अच्छी जो खुशबू आपने पूरे स्टूडियो में बिखेर दी है तो सबका दिल खुश हो गया। अब चाहकर भी हम कोई खबर शेयर नहीं कर सकते हैं, अब हम ना चाहते हुए भी किचन की और खानों की ही बातें करेंगे। सोमा, आज क्या बन रहा है? अच्छा जी, आज मंचूरियन बना रही हूँ मैं। एग फ्राइड राइस बनाए हैं उसके साथ और मंचूरियन बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। ऑयल था उसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया। उसके साथ गार्लिक चॉप लेना है आपने, पेस्ट नहीं लेनी, ताकि उसके चंक्स जो हैं उसकी सॉस में फील हो। तो जी ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब बस ये ब्राउन हो गया, इसके साथ ही मैं इसके अंदर चिली चॉप जो है वो ऐड करूँगी। इसको लाइट सा मैंने सौते किया है और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। ओके। अच्छा जी, इसके साथ जो है पेस्ट जो चाइनीज़ खाने में ज़रूर इस्तेमाल आपने करनी है, चिली पेस्ट। और ये बनाने का तरीका भी मैं भी आपको बता देती हूँ, लेकिन ये 1 चम्मच के करीब जो है हम चिली पेस्ट वो भी ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच ही हमारे पास ग्रीन चिली चॉप थी और 1 चम्मच ही हमने इसके अंदर जो है गार्लिक चॉप। मार्केट से भी मिल जाते हैं जार्स इनके? बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल आप खुद से बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी मैं अभी शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा चूंकि मंचूरियन है तो स्वीट भी होगा, थोड़ा स्पाइसी भी होगा, तो ये मेरे पास विनेगर और जो है चिली सॉस है, ये दोनों मिक्स है। 2-2 टेबल स्पून के करीब वो मैंने ऐड करनी है साथ में। इसके अलावा सॉल्ट जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि क्यूब या कोई साथ में ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाए तो ठीक है, नहीं तो आप चिकन स्टॉक भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। चूँकि बोनलेस चिकन जो है वो हमने इस्तेमाल किया था, तो जो हड्डियाँ हैं अक्सर हम देखते हैं कि मंचूरियन जब भी घर में बनाया जाता है तो वो बहुत ही कैचपी सा और बहुत ही वो टेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्या ख्याल है? लेकिन हमारे यहाँ नबिया ट्रेंड ये है कि हम बहुत ज़्यादा सॉस पसंद करते हैं। यस। और बहुत ज़्यादा सॉस के साथ मंचूरियन में मैंने अक्सर जगह ये देखा है कि वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी जाती हैं, जबकि मंचूरियन है बिल्कुल प्लेन, सिर्फ उसके अंदर वेजिटेबल में ग्रीन चिली जाती है और गार्लिक जाती है। तो ये थोड़ी सी जो है हम शुगर ऐड कर रही हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, लेकिन आपने चेक ज़रूर करना है कि जो आपकी केचप है
वो ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है। ओके। मेरे पास जो है केचप वो थोड़ा कमर्शियल केचप है। ओके। तो इसमें थोड़ा सा शुगर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसका कलर भी नॉर्मल। और ये नॉर्मल टोमेटो आपने ऐड करनी है या चिली गार्लिक? आप जो टिन वाला टोमेटो पेस्ट मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केचप यूज कर रहे हैं तो वो बेटर क्या है हुमा वैसे? मैं तो रेफर करूंगी कि अगर आप टिन वाला पेस्ट यूज करें। बिल्कुल। ओके। ये ऐड कर दी मैंने, ऑलमोस्ट 1.5 कप के करीब है। अच्छा, इसकी थिकनेस का ख्याल रखना इस तरीके से, क्योंकि इसने और मतलब के फ्लेम ऑफ होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल। और कलर का आपने बहुत ख्याल रखना है इसका। कोशिश करें कि ऐसी अगर आप टिन वाला यूज करेंगे पेस्ट तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कलर ऐड करने की। नॉर्मली जो कमर्शियल यूज बनाया जाता है उसके अंदर जो है बाजारों में जो हम खाते हैं उसमें रंग बहुत ज्यादा डाला होता है। हाँ, अक्सर बिल्कुल ऑरेंज कलर बना होता है। बिल्कुल। ओके। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लूंगी ताकि हमारी मजबूरी है जी थोड़ी सॉस। चिकन पहले से कुक करके ऐड करना है? बिल्कुल। जो चिकन है मैं उसकी आपको बता दूं, मैरिनेशन पे आपने अंडा लगाना है जी, नमक लगाना है और थोड़ा सा जो है आपने साथ में थोड़ी सी शुगर ऐड कर लेनी है उसके बैटर के अंदर। उसको मिक्स करके आपने रख देना है। लेकिन बैटर जो है ना नबिया वो पतला बनाना है। आपने बहुत ऐसे कोटिंग नहीं करनी जैसे किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर लेयर बनी हो। नॉर्मल सी कोटिंग करनी है। उसको आपने डीप फ्राई कर लेना। नहीं है अभी? ये कुक्ड है। ये कुक्ड है और इसको फ्राई किया हुआ है। डीप फ्राई कर लेना आपने। उसके बाद जब ये सॉस जो हमने बना ली है इसके अंदर शुगर भी है, सिरका भी है, थोड़ी स्वीट है, थोड़ी सी जो है टेंगी सी बड़े मजे की इसकी सॉस होगी, साथ में स्पाइसी भी है। तो साथ में ये चिकन जो है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अक्सर फैमिली में हम बात करते हैं ना, अम्मी अक्सर कहती हैं, वैसे तो किसी को जरूरत ना पड़े लेकिन वो हमेशा कहती हैं कि फैमिली में ना एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए कि कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो आप कॉल करके पूछ लें कौन सी मेडिसिन खाई जाए। तो वो मैं आज कहती हूँ कि भाई फैमिली में एक शेफ भी जरूर होना चाहिए कि वो जो मेरे जैसे लोग होते हैं समटाइम वो रेसिपी याद नहीं रख पाते हैं। सो आपने कॉल की और भाई हाँ जी बताएं। अच्छा जी नबिया, अभी इसके अंदर चिकन मैंने ऐड कर दिया है। सॉस के अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैं बस ऐड करूंगी और उसके बाद जो है इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जो एग फ्राइड राइस है वो मेरे तैयार हो चुके हैं और वो मैं दिखा देती हूँ जी। वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर, साथ में मैंने अंडा ऐड किया लेकिन वो फ्राइड होने चाहिए। ठीक है। मैंने इसको वोक में यानी कि कढ़ाई में ही तैयार किया था और इसको निकाल लिया था इसके अंदर। ये ले जी, इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है वो जो एक आपकी राइस देखने से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल उस तरह से लेस ऑयली है, उतने ऑयली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नबिया ऑयल होना चाहिए, बहुत ड्राई ना हो, पता चले कि ये फ्राइड राइस है। ठीक। तो अंडा है जी इसके अंदर, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिए और साथ में जो है अगर आप चिकन ऐड करना चाह रहे हैं चिकन ऐड कर लें। और मेरा जो है चूल्हा नबिया हो गया है बंद। मैं बस इसको अभी ऑन करके तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी, ठीक हो जाएगा तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ठीक है। हमने जब सॉस बनाते हुए ख्याल रखना है कि थोड़ी सी रनी हो, बिल्कुल लाइट सी, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि जो हम और ना इतनी हार्ड हो कि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि जैम है। यस। जब 2 मिनट बाद वो ठंडी हो किसी की प्लेट में तो ऐसे लगना चाहिए कि सॉस की तरह लगना चाहिए, ये ना लगे कि वो जैम बन जाए। ठीक है। अच्छा हुमा, वो चिली सॉस की रेसिपी? हाँ जी, चिली सॉस की मैं रेसिपी बता देती हूँ। उसके लिए नबिया आपने करना ये है कि जो चिली हमें फ्लेक्स होते हैं घर में, मतलब दड़ा मिर्च जो होती है वो आपने ले लेनी है। उसके साथ थोड़ा सा सिरका ले लेना है, उसके अंदर आपने उसको बॉईल कर लेना है अच्छे से। अच्छा, बॉईल करना है? बिल्कुल बॉईल कर लेना है। और बेहतर है कि आप उसके अंदर 2 से 3 जवे जो है। हुमा, कितनी मिर्च लेनी है और सिरका कितना लेना है? इक्वली 1 कप आप मिर्च ले लें, 1 कप सिरका और 1 कप पानी ले लें, उसको अच्छे से कुक कर लें। साथ में 2 जवे जो है आपने ऐड कर लेने हैं गार्लिक के। उसको आप निकाल लें, उसको सिर्फ आप ब्लेंड कर लें। हैंड ब्लेंड भी नहीं करना, आप किसी भी चम्मच के साथ उसको बस मैश कर लें। और उसको आपने जितने भी आपके चाइनीज फूड्स बनेंगे उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है। तो मैं अब बस इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करने लगी हूँ। और कॉर्नफ्लोर के लिए भी मैं एक बात बता दूं, जब आप बनाते हैं हमारे यहाँ होता है पूरा बाउल लिया जी, हम उसके अंदर फिर 2 चम्मच ऐड करते हैं। आपने कॉर्नफ्लोर थिक बनाना है। ठीक है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट रेडी कर लिया और अब इसको हम तकरीबन कितने स्पून आपने ऐड किए हुमा? इसके अंदर 4 चम्मच है नबिया। 4 चम्मच। ठीक है। और ये बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होगा क्योंकि सॉस ऑलरेडी हमारी जो है वो थिक थी। ओके। उसमें से भी कह लें कि आधा भी मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा मैं इसको चाह रही हूँ एक बबल और ज़्यादा अच्छा है तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ग्रेट। ये लें जी।
बस ये हो गया। और गार्निश हम इसको कर लेंगे जो है ग्रीन अनियन है। वैसे तो आजकल सारी सब्जियां जो है वो काफ़ी ऊपर गई हुई है, लेकिन अच्छा हुमा, चाइनीज बन तो देखे ना कितना क्विकली आपने बना लिया, लेकिन इसकी कटिंग और प्रेप, अगर गेस्ट आ रहे हैं तो ओवरनाइट हम वैसे फ्रेश बिल्कुल आप अगर तो बना के रख सकते। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपने अगर ज्यादा चाइनीज डिशेस बना रहे हैं तो फिर तो रात को ही तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल तैयारी आपको, आप बेशक अगले दिन बना रहे हैं, जब भी बना रहे हैं नबिया, तैयारी उसकी पहले करके रखनी पड़ेगी, वरना सुबह फिर आप काटते ही रह जाएंगे, फिर आप काटते ही रह जाएंगे, आप ना कोई या फिर अगर आपके पास मॉर्निंग में बहुत सारी हेल्प है, बिल्कुल फिर भी आप ये कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया जी, इसको भी हम अमेजिंग। That's great. कोई जी हमने वेजिटेबल्स जिस तरह नॉर्मली प्याज और शिमला मिर्च बहुत शौक से ऐड की जाती है, तो वो नहीं जाती। अच्छा हुआ, अक्सर वो प्याज भी मंचूरियन के साथ कुछ किसी रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है, तो वो ओरिजिनल रेसिपी में इसके साथ है? ओरिजिनल रेसिपी में जस्ट चिकन ही है, ओके, और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बहुत मीठा बना होगा हुमा आपका मंचूरियन, या बड़ा मुनासिब बना होगा? नहीं, ये मीठा तो नहीं होगा, स्पाइसी होगा और जो है थोड़ा खट्टा भी होगा। खट्टा भी होगा, दैट्स ग्रेट। हुमा क्विकली रेसिपी शेयर कर दे। बिल्कुल जी, मंचूरियन के लिए जो आपने चिकन लेना है वो आपने मैरिनेट कर लेना है, उसमें अंडा लगाना है, कॉर्नफ्लोर लगाना है, सॉल्ट लगाना है, थोड़ी सी शुगर लगा के उसको मैरिनेट कर लीजिए। उसके बाद उसको डीप फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए आपने ऑयल के अंदर जो है गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, उसके बाद उसके अंदर ग्रीन चिली जाएगी चॉप, उसके अलावा चाइनीज़ जो है चिली पेस्ट वो ऐड करेंगे। उसके बाद पानी ऐड कीजिए, सिरका ऐड कीजिए, चिली सॉस ऐड कीजिए, थोड़ी सी चीनी, नमक, और अगर आप चिकन क्यूब या चाइनीज सॉल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो है आपने उसको थिक कर लेना है सॉस को, उससे पहले चिकन ऐड कर लें, उसको थिक कर लें, उसके बाद उसको थैंक यू सो मच हुमा। बस प्लेट्स मंगा ली जाएं, चम्मच मंगा लिए जाएं। थैंक यू सो मच हुमा फॉर शेयरिंग द रेसिपी। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।